हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करना है। फर्स्ट जो खबर यहाँ पे सामने आ रही है वो खबर सुन के एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पे हो सकते हो दोस्तों। यस दोस्तों, फिलहाल चर्चा यहाँ पे चल रही है कि शायद से ये साल ख़त्म होते होते मोबाइल के जो रिचार्ज है, मतलब जो प्लान्स रहते हैं, ठीक है, वो शायद से 10 से 12% और इंक्रीज हो सकते हैं। देखिए, कोई अभी भी ऑफिशियल खबर नहीं है, रिपोर्ट के जरिए खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू द जेफरीज का ये मानना है कि देखिए, फिलहाल तो आपको पता है जियो एंड एयरटेल डियोपॉली है, ठीक है। बाकी कंपनीज तो नाम के लिए आपको पता ही है, बीएसएनएल की बात कर ले, वोडाफोन आइडिया की बात कर ले, एंड वोडाफोन आइडिया लगातार लॉस सफ़र कर रहा है एंड उनके जो यूज़र्स भी है वो भी लगातार वो खोते ही जा रहे हैं। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बाकी के जो प्लेयर्स है जियो एंड एयरटेल, उनके लिए जो माहौल है वो काफ़ी फेवरेबल हो रहा है, ठीक है, कि टैरिफ को और यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं ना, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ रही है कि शायद से ये साल खत्म होते होते 10 से 12% हमारे रिचार्ज शायद से, देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है शायद से, और यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये एक फिलहाल तो पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ ही टाइम पहले आप सभी लोगों को याद ही है रिचार्ज यहाँ पे बढ़े थे, और सब एक साथ ही बढ़ाते हैं रिचार्ज, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। ऐसी बात नहीं कि भाई यहाँ पे जियो ने बढ़ा दिया, एयरटेल ने बढ़ा दिया तो वोडाफोन ने बढ़ा दिया, वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया था, आप सभी लोगों को याद ही होगा, ठीक है। तीनों ने एक साथ यहाँ पे रेट्स यहाँ पे बढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था काफ़ी लोग बीएसएनएल के पास चले गए थे। बीएसएनएल बहुत ज़्यादा यूज़र्स उनको मिले थे, 50-60 लाख यूज़र्स उनको मिले थे, वो प्रॉफिट में भी यहाँ पे आए थे, ठीक है। अभी देख लेते आगे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बट फिलहाल बोलते हैं ना, मतलब क्यों डियोपॉली इतनी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे होती है, मोनोपॉली की बात करें, डियोपॉली की बात करें, ये इसके पीछे का कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी, जो भी होगा आगे फेस तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, आईईएक्स को लेकर जो रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, कौन सी चीज़ को लेकर, तो मार्केट कपलिंग। यस, आप सभी लोगों को पता है मार्केट कपलिंग के चलते आईईएक्स का शेयर काफ़ी परेशान यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि अगर मार्केट कपलिंग हुआ तो आईईएक्स का जो मोनोपॉली वाला जो एडवांटेज है वो खो देंगे, ठीक है। कौन सा वाला? प्राइस डिस्कवरी वाला। फिर ये भी एक बाकी जो एक्सचेंजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं जस्ट बिडिंग प्रोसेस के लिए जो रहते हैं, बस ये भी वैसे ही यहाँ पे बन जाएगा। सो दोस्तों मार्केट कपलिंग को लेकर आज के दिन एक रिपोर्ट के जरिए खबर यहाँ पे सामने आई कि मार्केट कपलिंग को लेकर अभी भी फाइनल डिसीजन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मार्केट कपलिंग कैंसिल होगा करके, नहीं, कैंसिल भी नहीं बोल रहे हैं और होगा वो भी नहीं बोल रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो लिटरली, हाँ वही अनसर्टेनिटी में आईईएक्स का शेयर पहले से ही परेशान है और वापस आईईएक्स को अनसर्टेनिटी के साथ ही छोड़ दिया है। सो लेटेस्ट खबर इतना ही है बस कि मार्केट कपलिंग को लेकर कोई डेवलपमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है, एंड डेवलपमेंट भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि भाई अनाउंसमेंट करके बोल दो कि हाँ भाई पक्का करने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता है। टोटली अनसर्टिनिटी में आईईएक्स को फिलहाल तो छोड़ के यहाँ पे रखा हुआ है। सो क्या पता आगे भविष्य में कभी भी मार्केट कपलिंग की खबर आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो तो अभी वक्त ही बताएगा। सो जो लोग परेशान थे आईईएक्स में इसी खबर को लेकर, वो अभी देख लो भाई, यही फिलहाल तो खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस सीडीएसएल, अभी इसके पहले का वीडियो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि एफएनओ के चलते, ठीक है, अभी से भी और सख्त यहाँ पे हो सकता है। खबर भी यहाँ पे आई थी कि और नियम कानून कायदे शायद से सख्त यहाँ पे हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही थी। तो ये तो समझ में आ गया कि ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बीएससी गिरना समझ में आता है, एंजल वन गिरना समझ में आता है, बट सीडीएसएल सर क्यों गिर रहा है, इसका क्या संबंध? सीडीएसएल तो वैसे तो देखा गया तो डिपॉजिटरी का काम करती है, तो वैसे यूजुअली देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहता है, या फिर जो एक नॉर्मल पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पे रहता है। तो सीडीएसएल को मतलब देखा गया तो थोड़ा क्यों तकलीफ हो रहा है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा गणित है, सीडीएसएल भी अल्टीमेटली कौन से सेगमेंट में है? मार्केट, स्टॉक कैपिटल मार्केट में ही है ना। तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपको पता है ना, वो कहावत बोलते हैं कि अगर एक 30 मंजिल की इमारत अगर गिरती है तो उसका असर बाजू वाले 10 मंजिल की इमारत के ऊपर भी होती है, बस वैसी ही चीज़ है, ये एक ही सेगमेंट के है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसे बिजनेस वाइज इंपैक्ट देखा गया तो सीडीएसएल को इतना कोई खास नुकसान यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट उतना ही यहाँ पे सच है। बट फिलहाल कैपिटल मार्केट को लेकर अगर हम बात करें, खास करके वो जेन स्ट्रीट का जब से स्कैम यहाँ पे सेबी ने पकड़ा है, ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट के प्रति काफ़ी लोगों का कॉन्फिडेंस कम हुआ है, ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते वो थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट यहाँ पे होता ही है। तो यही चीज़ हम लोग को सीडीएसएल में भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट में तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? सिर्फ ट्राइडेंट में नहीं है भाई, जो लोग पूछ रहे हैं, इंटायर अगर आप देखोगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसमें और भी कंपनीज आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, केपीआर मिल्स देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ गोकुलदास की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो भी 8% भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। व्हाट्स द मेन रीजन? द मेन रीजन इज दोस्तों, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है किसके ऊपर?
ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर कितना लगा है? 35%। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों हमारे टेक्सटाइल कंपनियां क्यों भागेंगी? तो दोस्तों हमारे टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को आप मिल रही है। मतलब दोस्तों बांग्लादेश की अगर हम लोग बात करें, बांग्लादेश का हार्ट जो भी है, मतलब सबसे बड़ा, मतलब हमारा इंडिया की बात कर ले, इंडिया का कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि विदेश में पॉपुलर है? विदेश में, यस, आईटी सेक्टर। मतलब इंडिया की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आईटी सेक्टर बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही है भाई। इतने बड़े एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज हम करके इतना डॉलर लेकर आते। वैसे ही बांग्लादेश की बात कर ले, उनका हार्ट क्या है? उनका हार्ट है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों बांग्लादेश की सबसे कीमती इंडस्ट्री है। वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे बड़ा बिजनेस यही करते हैं। अब क्या हो गया दोस्तों, यह है अमेरिका, यह है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश क्या करता था? यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करता था यूएसए से, मस्त डॉलर छापता था। अब इनके ऊपर लग गए 35% के टैरिफ। 35% भी है प्लस 10% और एक्स्ट्रा भी है। हाँ, ये 10% हर किसी के ऊपर लग रहा है जो कि शुरुआत से ही उन्होंने लगाए थे। तो अब क्या होगा, बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल वाली जो भी चीज़ें हैं वो अमेरिका में काफ़ी महंगी हो जाएगी। और इंडिया की अगर बात कर ले तो इंडिया के ऊपर अभी फिलहाल तो कोई टैरिफ है नहीं, तो इंडिया के पास अभी अपॉर्चुनिटी है। और वी कैन से इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के पास जो एक्सपोर्ट करती है उनके पास अपॉर्चुनिटी कि भाई जाओ अमेरिका में और यहाँ पे अपना मार्केट शेयर गेन करो। आई नो अब काफ़ी लोग सोचेंगे भी, सर अभी इंडिया के ऊपर तो टैरिफ लगा नहीं है। हाँ, वही एक सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है भाई कि अभी हमें नहीं पता है कि हमारे ऊपर कितना टैरिफ लगा है। वरना अभी आज के रात खबर अगर आ गई भाई 40-50% ट्रेड डील नहीं हो रहा है, 40-50% टैरिफ यहाँ पे ठोक दिया, तो फिर आज जितना भागा है भाई सब कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले नीचे भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वाइट पॉसिबल है, नो डाउट। जो लोग ऐसा सोच रहे होंगे बिल्कुल सही यहाँ पे सोच रहे हैं। बट मार्केट कैसा होता है कि जो उस टाइम का जो सिचुएशन रहता है उस हिसाब से वो भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो फिलहाल की सिचुएशन क्या है भाई कि बांग्लादेश अब अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर अमेरिका में करेगा तो भाई 35% तो टैरिफ लगेगा। एंड फिलहाल इंडिया यहाँ पे बिना टैरिफ के अमेरिका में क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है करंट लेवल पे। अभी पता नहीं है अगले आने वाले कुछ चंद घंटों में टैरिफ से रिलेटेड अगर कोई खबर आ गई तो देखना पड़ेगा कि अगर टैरिफ होगा तो वो कितना होगा। एंड अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आप बता दूंगा कि फिर इंडिया यहाँ पे इसका फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। बट यस, इसी खबर के चलते आज आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लग गया तो इंडिया को लिए इस चीज़ का एक फायदा यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाली कंपनियां आज के दिन यहाँ पे भागी थी। नेक्स्ट बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, जेएफएस में हम लोग को लगातार तेजी देखने को आप मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन दोस्तों आपको पता ही है। पहला एनएफओ बहुत ही सक्सेसफुली हम लोग को फंड रेजिंग होते हुए देखने को मिल चुके हैं। 17,800 करोड़ का पैसा इन्होंने सिर्फ उठाया नहीं है दोस्तों, ये पैसे उठाने के साथ साथ टॉप 35 फंड हाउसेस में डायरेक्ट जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड की एंट्री होते हुए देखने को आप मिल चुकी है। यस दोस्तों, मतलब आप सभी लोगों को पता है ना कि जेएफएस का शेयर इतना टॉप पे क्या है। मतलब क्या ऐसा कौन सा बिजनेस अभी तक उन्होंने स्टार्ट किया है? ऐसा तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, बट फिर भी कंपनी इतना लाख करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर कैसे चल रही है? तो इसके पीछे का रीजन ही यही है, मार्केट ने पहले इन चीज़ों को फैक्टर इन करके रखा हुआ है। ठीक है, कि ये कंपनी इतनी बड़ी बनेगी। और देखो वही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को आप मिल रही है कि एक झटके में टॉप 35 में आ गई। ये रैंकिंग कैसे होता है दोस्तों, आपको पता है AUM के हिसाब से। कितना AUM हो चुका है? 17,800 करोड़। ठीक है, और ये तो बस भाई पहली ओवर ही यहाँ पे हुई है, अभी तो बहुत सारे ओवर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो देख लेते हैं आने वाले समय में जेएफएस और क्या क्या गोल यहाँ पे खिलाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स। यस, पीसी ज्वेलर में देखा गया तो आज के दिन धूम धड़ाकेदार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। भाई ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों एक्सचेंज के चलते पीसी ज्वेलर गिर गया। एक्सचेंज ने क्या कर दिया? सर्विलेंस में डाल दिया भाई पीसी ज्वेलर को। सर्विलेंस मतलब हाँ वही ASM, एडिशनल सर्विलेंस मेजर, ASM लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया। क्यों डाला जाता है भाई? तो आपको पता है भाई क्राइटेरिया रहते हैं किसी स्टॉक में अगर कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी यहाँ पे हो रही है, सिस्टम में वो वैसा फीचर करके रखा हुआ है और जैसे ही चीज़ें देखने को मिल जाती है फिर ASM में डाला जाता है और फिर कंडीशन आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज पे रहेगा। हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट के ऊपर चले जाओ एंड अगर आप कंपनी का नाम लिखोगे, ये देखो पीसी ज्वेलर आ गया, नीचे लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा है? ASM स्टेज 1। ठीक है, अभी स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। वो डिपेंड करता है भाई कि किस प्रकार की चीज़ें इसमें होते हुए देखने को मिलेगी एंड अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शन हम लोग को कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिल जाते हैं। दैन दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करेंगे जिस चीज़ के चलते पूरे बाजार झटके से गुजरते हुए देखने को मिल रहा है, वो है जेन स्ट्रीट का जो स्कैम सेबी ने पकड़ा है। अभी स्कैम बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए भाई, क्योंकि आरोप लगाया हुआ है। ठीक है, अभी जेन स्ट्रीट को 21 दिन दिए गए हैं भाई, आप अपना रिप्लाई दे दो एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या आउटकम निकल कर आता है या फिर बैटल कोर्ट में चली जाती है। बट जो भी ये चीज़ें यहाँ पे हुई है इस चीज़ के चलते दोस्तों, ऑब्वियसली जैसे कि आपको पता है कोई भी स्कैम फ्रॉड जो भी होता है वो ऐसा नहीं होता कि आज हुआ और कल पता चला, नहीं। बहुत
पुराने समय से चीज़ें यहाँ पे चलते हैं। इस चीज़ के चलते जो एक्स सेबी चीफ है, इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि मतलब रेगुलेटरी फेलियर के चलते ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एक्स सेबी चीफ ने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया कि मतलब डिसमिस किया है उन्होंने, कि बोला है कि टोटल फॉल्स नैरेटिव है कि रेगुलेटरी फेलियर है करके जो भी ये जेन स्ट्रीट में जो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, वो बार बार यही कहने की कोशिश कर रही थी कि फॉल्स नैरेटिव है। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड इनिशिएट हम लोगों ने ही यहाँ पे किया था, एंड इसी चीज के चलते अभी आउटकम हम लोग हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोस्तों, जो सेबी की चीफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इनके ऊपर जो एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि इनके वजह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की वजह से ये सारी चीजें हुई है। सो फिलहाल तो ये एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे रिफ्यूज किया, इसको यहाँ पे खारिज किया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।